सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो थॉर लव एंड थंडर मार्वल की ऐसी पहली मूवी जो कि किसी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के फोर्थ सोलो मूवी होने वाली है, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी एक सोलो मूवी से कहीं ज़्यादा होगी। इसकी स्टोरी का मेन फोकस तो थॉर ही होगा, पर इसी के साथ इस मूवी में वैल्करी जैसे कैरेक्टर्स की स्टोरी आर्क को आगे बढ़ाया जाएगा एंड बीटा रेबिल और माइटी थॉर जैसे कई नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे। एंड अब जाके इस मूवी की काफ़ी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो सेट फोटोज में ऐसी कई सारी क्रेजी डिटेल्स को रिवील कर रहा है जो कि आपने सोची भी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही डिटेल्स एंड फैन थियरीज को कंबाइन करेंगे एंड हम देखेंगे कि इस मूवी के प्लॉट में हमें कैसी कैसी चीजें दिखाई जा सकती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के विलन की, क्योंकि जितना औसम इस मूवी के सुपर हीरोज है उतना ही औसम इस मूवी का मेन विलन भी है। एंड जब हमें पता चला था कि क्रिश्चियन बेल को थॉर लव एंड थंडर के लिए कास्ट किया गया है, क्रिश्चियन बेल वही एक्टर है जिन्होंने बैटमैन की ट्रायलॉजी में बैटमैन का रोल किया था, तो ऐसे कई सारे स्पेकुलेशंस आ रहे थे जैसे कि वो शायद हरकुलिस का रोल करेंगे या फिर बीटा रेबिल का, पर बाद में जाके कंफर्म कर दिया गया कि क्रिश्चियन बेल यहाँ पे इस मूवी के मेन विलन होंगे जो कि है गॉर द गॉड बुचर। एंड अगर आपको गॉर के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि गॉर को मार्वल के यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन कंसिडर किया जाता है, और इस विलन के मोटिव्स एंड इसकी स्टोरी भी इतनी ज़्यादा डीप है कि अगर इस विलन को प्रॉपर्ली हैंडल किया जाता है तो थैनोस को भी टक्कर दे सकता है। तो पहले मैं आपको गॉर के बारे में शॉर्ट में बताता हूं। तो गॉर एक ऐसा विलन है जो कि पहले एक नॉर्मल इंसान था या फिर एक एलियन जो कि रियलाइज करता है कि गॉड्स काफ़ी ज़्यादा अनडिजर्विंग है, जो कि लोगों की हेल्प करने की जगह, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जगह अंदर अंदर लड़ते रहते हैं। एंड फिर वो डिसाइड करता है कि वो इन गॉड्स को हंट करेगा। वो नेक्रोसोर्ड नाम के एक काफ़ी पावरफुल वेपन का यूज़ करता है और वो जिस भी गॉड को मारता है उसकी पावर उसके अंदर आ जाती है। तो इसी तरह गॉर एक काफ़ी पावरफुल विलन तो है ही, उसके अलावा गॉर की जो फीलिंग्स है और उसके जो मोटिव्स है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो थॉर को भी ये सोचने में मजबूर कर देता है कि वो खुद अनडिजर्विंग है और फिर वो म्योनिर के लिए भी अनवर्दी हो जाता है। तो यहाँ पे गॉर एक ऐसे विलन में से एक है जो कि हीरो पे एंड ऑडियंस पे भी एक काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ते हैं, जैसे कि जोकर या फिर थैनोस या फिर किलमॉन्गर। आई नो कि गॉर मार्वल की कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड विलन्स में से एक है, पर अभी अभी जो सेट फोटोज आए थे उसमें हमने देखा कि क्रिश्चियन बेल ने सिर्फ इस रोल को प्ले करने के लिए अपने बाल गंजे करवा लिए हैं। उनका डेडिकेशन इस सीन से आप देख ही सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्टर टाइका वाइटिटी इतने ज़्यादा काबिल डायरेक्टर है कि वो इस रोल को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल भी करेंगे। तो आई एम श्योर कि इस मूवी के खत्म होने के बाद गॉर मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन्स में से एक होने वाला है। तो अब बात करते हैं गॉर रिलेटेड कुछ फैन थियरीज की। तो थॉर द रैग्नारॉक में हमने देखा कि हेला कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और उससे भी ज़्यादा पावरफुल उसका जो वेपन है जिसका यूज़ करके वो स्वॉर्ड्स को समन करती है, अपने सिर के ऊपर क्राउन बनाती है, एंड उसी का यूज़ करके उसने पूरी एसगार्डियन आर्मी को भी मार दिया था। तो फैन थीरीज ऐसा कहती है कि यही गॉर का भी वेपन होगा, यानी कि नेक्रोसॉर्ड। एंड हमने देखा कि थॉर द रैग्नारॉक के एंडिंग में हेला मरती नहीं है बल्कि वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। तो अब जब एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है तब हेला की पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी होगी। तो इस सिचुएशन में गॉर वहाँ पे जाएगा, वो हेला को मारेगा और उससे वो उसकी नेक्रोसॉर्ड ले लेगा। एंड ऐसा शायद हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाया जा सकता है, और ऐसा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कॉमिक्स में जिसने नेक्रोसॉर्ड को बनाया था यानी कि गॉड ऑफ सिम्बियोट स्नल, उसे अभी हमने एमसीयू में नहीं देखा है। तो शायद नेक्रोसॉर्ड के ओरिजिन को भी एमसीयू में चेंज किया जाए। एंड जिस तरीके से हमने देखा कि इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में ही थैनोस लोकी को मार देता है, ठीक उसी तरह अगर इस मूवी के स्टार्टिंग में ही गॉर ने हेला जैसे काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर को मार दिया तो उसका ऑडियंस पे काफ़ी बड़ा इंपैक्ट होगा एंड गॉर जैसे नए कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। तो गॉर के बाद अब बात करते हैं बीटा रेबिल के बारे में। तो बीटा रेबिल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं श्योर हूँ कि वो थॉर की फोर्थ मूवी में अपीयर होगा, एंड इसके कुछ प्रूफ भी है जो कि आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर सबसे पहले जानते हैं बीटा रेबिल के ओरिजिन के बारे में। तो बीटा रेबिल एक दूसरी गैलेक्सी से है जहाँ पे उनका एक पूरा प्लेनेट था एंड बीटा रेबिल वहाँ का लीडर था, पर फिर सर्टर जाके उस पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ साथ बीटा रेबिल का प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बीटा रेबिल काफ़ी कम बचे हुए सर्वाइवर्स के साथ एक शिप में निकल पड़ता है नए प्लेनेट को ढूंढने के लिए और अपनी सिविलाइजेशन को कंटिन्यू करने के लिए, और इसी जर्नी के दौरान उसकी मुलाकात थॉर से होती है। एंड एज ऑलवेज दोनों वॉरियर्स है तो उनके बीच में एक फाइट भी होती है, और इसी बैटल के दौरान बीटा रेबिल थॉर को काफ़ी अच्छी फाइट देता है और एक पॉइंट पे तो थॉर के म्योनिर के लिए भी भर्ती हो जाता है और उसी से थॉर के ऊपर वार करता है। एंड थॉर धीरे धीरे हारने लगता है, पर फिर एसगार्डियंस आते हैं, उस फाइट को इंटरप्ट करते हैं और बीटा रेबिल को पकड़ लिया जाता है। पर बीटा रेबिल की हिम्मत और उसके म्योनिर के लिए वर्दीनेस को देखकर ओडिन इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि वो बीटा रेबिल को छोड़ देते हैं। एंड उसी के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने थॉर के लिए एक म्योनिर बनवाया था वो बीटा रेबिल के लिए भी एक हैमर बनवाते हैं जिसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर।
और बीटा रे बिल को एमसीयू में भी हिंट किया जा चुका है, जहां पे एंड गेम के 2014 के सिनेरियो के दौरान गमोरा और नेबुला कुछ सोल्जर्स के साथ जब फाइट कर रहे थे, वो सारे सोल्जर्स बीटा रे बिल की स्पीशीज के थे। एंड इसी के साथ साथ थॉर द रैग्नारोक में जहाँ पे अरीना टावर के बाहर चैंपियन के फेसेस बने हुए थे, उनमें से एक फेस बीटा रे बिल का भी था। तो शायद हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि बीटा रे बिल अपनी स्पीशीज का लास्ट सर्वाइवर हो एंड उसकी स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करने वाला और कोई नहीं बल्कि थैनोस हो। और हाँ, थॉर द रैग्नारोक में जिस एक्टर ने ग्रैंड मास्टर का रोल किया था, उन्हें वापस थॉर की 4th मूवी के लिए भी कास्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ भी मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से बीटा रे बिल को इस स्टोरी से कनेक्ट करती है। और इसके अलावा पहले भी मैं इन डिटेल्स को अपने चैनल पे कवर कर चुका हूँ कि थॉर 4 के जो सेट फोटोज आए हैं, वहाँ पे हमें 2 गोड्स देखने को मिली है। एंड ये दोनों गोड्स है थॉर के व्हीकल यानी कि टूथ ग्राइंडर एंड टूथ स्नैशर। एंड कॉमिक्स में जब थॉर अनवर्दी बन जाता है तब वो ट्रैवल करने के लिए इन व्हीकल्स का यूज़ करता है। पर अब क्वेश्चन ये है कि थॉर को यहाँ पे इन व्हीकल्स को यूज़ क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर उसके पास म्योनिर होता तो वो उसका यूज़ करके फ्लाई कर सकता था। एंड अगर उसके पास अपना नया हैमर यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर होता तो वो सीधा बाइफ्रोस्ट को समन कर सकता था। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि थॉर की 4th मूवी में गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ हुए किसी कॉस्मिक एडवेंचर के दौरान थॉर और बीटा रे बिल की मुलाकात होगी, उनके बीच एक फाइट भी होगी और इसी फाइट के दौरान बीटा रे बिल थॉर के पास से उसका हैमर ले लेगा। एंड जैसे कि हमने एंड गेम में देखा, जब थॉर और थैनोस की फाइट हुई थी तब थैनोस ने स्टॉर्म ब्रेकर को उठा लिया था क्योंकि उसके ऊपर अब कोई एन्चेंटमेंट नहीं है। तो शायद ऐसा बीटा रे बिल भी कर सकता है। और थॉर के नए हैमर का नाम स्टॉर्म ब्रेकर है और कॉमिक्स में बीटा रे बिल के वेपन का नाम भी स्टॉर्म ब्रेकर है। तो ये सिर्फ मुझे एक कोइंसिडेंस नहीं लगता। तो अब बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर में लववर्ड जिस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है उसकी, यानी कि जेन फॉस्टर की। तो जेन फॉस्टर में थॉर की 3rd मूवी में नहीं दिखी थी एंड एंड गेम में सिंपली थॉर ने ऐसा कह दिया था कि उसका और जेन का ब्रेकअप हो चुका है। पर जब थॉर की 4th मूवी अनाउंस हुई तब डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने रिवील कर दिया कि इस वाली मूवी में नैटली पोर्टमैन हमें दिखेगी अपने जेन फॉस्टर के रोल में। एंड उसने नैटली के हाथ में म्योनिर भी दिया और ये भी रिवील कर दिया कि इस मूवी में वो माइटी थॉर बनेगी। और कॉमिक्स में भी माइटी थॉर की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा सिंपल है कि जब गौर की बात सुनने के बाद थॉर अनवर्दी बन जाता है तब जेन फॉस्टर म्योनिर को वील्ड करती है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि म्योनिर खुद जेन फॉस्टर को चूज करता है अपने आप को वील्ड करने के लिए। एंड फिर जेन फॉस्टर बन जाती है माइटी थॉर। तो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन होता है कि एमसीयू में तो म्योनिर टूट चुका है, अब जेन फॉस्टर माइटी थॉर कैसे बनेगी। तो इसका आंसर एक फैन थ्योरी में दे रखा है कि भले ही म्योनिर टूट चुका हो और ओडिन की भी डेथ हो चुकी हो, पर ओडिन ने जो म्योनिर के ऊपर एन्चेंटमेंट किया था वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। एंड ये बात मेक सेंस भी करती है क्योंकि ओडिन एक काफ़ी एंशिएंट बीइंग है और अगर उनके मरने के साथ उनके सारे स्पेल काम करना बंद कर देते हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड इसीलिए म्योनिर के ऊपर जो एन्चेंटमेंट है वो अभी भी है। एंड जैसा कि ओडिन ने कहा था कि अभी भी अगर कोई उस म्योनिर के हैंडल को वील्ड करता है तो उसके अंदर थॉर की पावर्स आ जाएगी, वो म्योनिर अपने आप से रीअसेंबल हो जाएगा। एंड जैसा कि हमने थॉर की 1st मूवी में देखा था, उस पर्सन की पूरी बॉडी पे थॉर का आर्मर भी आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि जेन फॉस्टर म्योनिर को वील्ड ही क्यों करेगी एंड वो वर्दी कैसे बनेगी। तो कॉमिक्स में जेन फॉस्टर के वर्दी होने के पीछे का रीजन था मदर स्टॉर्म नाम की एक एंटिटी जो कि म्योनिर के अंदर रहती है एंड वहीं जेन फॉस्टर को चूज करती है नेक्स्ट थॉर बनने के लिए। पर शायद मूवीज में ऐसा नहीं होगा एंड यहाँ पे ओडिन की जो एनर्जी है या फिर उनका ओरा जो कि उनके मरने के बाद भी जिंदा है, जिसे आप शायद ओडिन फोर्स भी कह सकते हैं, वहीं जेन फॉस्टर को चूज करेगी म्योनिर को वील्ड करने के लिए, क्योंकि ओडिन जानते थे कि यही जेन फॉस्टर आगे जाके एसगार्ड की क्वीन बनेगी। तो वो जेन फॉस्टर को माइटी थॉर बनाएंगे एंड अब जब थॉर के पास अपने दोनों हैमर्स नहीं होंगे तो गॉड से लड़ने के लिए उसे हेल्प भी चाहिए होगी, तो ओडिन ही जेन फॉस्टर को थॉर की हेल्प के लिए भेजेंगे। उसके अलावा एक और शॉकिंग चीज जो कि थॉर लव एंड थंडर के सेट फोटो से रिवील हुई कि यहाँ पे एक बड़ा सा गेट बनाया गया था जो कि वेलहेला का था। एंड आपको वेलहेला के बारे में पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि वेलहेला एक ऐसा रिल्म है एसगार्ड का जहाँ पे एसगार्डियंस मरने के बाद जाता है और अपनी आफ्टर लाइफ को स्पेंड करते हैं। और ये चीज़ मैंने ज़रा भी एक्सपेक्ट नहीं की थी क्योंकि वेलहेला को एमसीयू में दिखाने का मतलब ये है कि इससे कई सारे एसगार्डियन कैरेक्टर्स जैसे कि हेमडाल, वॉरियर्स 3, थॉर और लोकी की माँ ओडिन एंड ओडिन से पहले एसगार्ड के रह चुके कई सारे पावरफुल किंग्स भी अभी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। पर शायद चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रेजी ना हो क्योंकि सेट से आए कुछ लीक्स हमें ऐसा कहते हैं कि थॉर लव एंड थंडर में हमें वैल्करीज की एक पूरी आर्मी देखने को मिलने वाली है। तो शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ब्रुनहेला जो कि क्लास लिविंग वेलकरी है वो वेलहेला जाए एंड अपनी बाकी मरी हुई वेलकरीज जिन्हें हेला ने मारा था उन्हें कन्विंस करे थॉर की हेल्प करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो वेलकरी का भी इस मूवी में काफ़ी बड़ा रोल होगा। और इसके अलावा एक कंफर्मेशन ये आई है कि लेडी सिफ का कैरेक्टर जैसे हमें थॉर की 1st मूवी में देखा था एंड उसके बाद हमें कभी भी उसे एमसीयू में नहीं दिखाया गया, उसका भी इस मूवी में रिटर्न होने वाला है और हमें ये भी जानने को मिलेगा कि अब तक ये कैरेक्टर कहाँ थी और क्या कर रही थी।
और अब बात करते हैं सबसे लास्ट पर सबसे इंसेन डिटेल की, जो कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान लीक हुई है। तो ऐसा पता चला है कि यहाँ पे एक्टर रसल क्रो ज़्यूस का रोल करने वाला है। और ये डिटेल इतनी ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि अब तक तो हम एमसीयू में नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स जैसे कि थॉर, फिर लोकी, ओडिन वगैरह को देख रहे थे, पर अगर ये डिटेल सच है तो अब हमें एमसीयू में ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स भी दिखेंगे। एंड ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड्स भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, जिसमें ज़्यूस से लेकर एरीज, हरक्यूलिस, अपोलो, पोसाइडन जैसे अलग अलग गॉड्स है। एंड इनमें से कुछ तो हम डीसी के यूनिवर्स में पहले भी देख चुके हैं। और इस डिटेल को मैं पहले भी अपने वीडियोस में प्रेडिक्ट कर चुका हूं, क्योंकि इस मूवी का मेन विलन गॉड द गॉड बुचर है। और अगर वो गॉड्स को हंट कर रहा है तो वो सिर्फ नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स को हंट नहीं करेगा। एंड इसीलिए हमें अलग अलग माइथोलॉजीज भी दिखाई जाएगी। ऐसे तो काफ़ी पहले से रूमर्स आ रहे थे, पर अब ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। और मार्वल की कॉमिक्स में भी हरक्यूलिस और एरीज जैसे ग्रीक गॉड का काफ़ी बड़ा रोल है। एंड यहाँ पे ज़्यूस जैसे गॉड्स को ज़्यादा नहीं दिखाया जाता, क्योंकि फिर वो थॉर को ओवरशैडो कर सकते हैं। तो यहाँ पे शूटिंग में भी ऐसा ही है कि एक्टर रसल क्रो की शूटिंग का ड्यूरेशन काफ़ी कम था, तो शायद ज़्यूस का तो हमें केमियो ही देखने को मिलेगा। एंड हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि गॉर ने सारे ग्रीक गॉड्स को हंट कर दिया है, बस एरीज एंड हरक्यूलिस ही लास्ट सर्वाइवर्स है। और हरक्यूलिस तो कॉमिक्स में अवेंजर्स को भी ज्वाइन कर चुका है। एंड आई एम श्योर कि एक ना एक दिन हमें एमसीयू में वो जरूर देखने को मिलेगा। एंड एरीज तो ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। उसका एक प्रूफ ये है कि थॉर रैग्नारोक में जहाँ पे अरीना टावर के बाद चैंपियन के फेसेस बने हुए थे, जहाँ पे अलग अलग चैंपियन के फेसेस थे, जिसमें एक फेस बीटा रेबिल का भी था, वहाँ पे उसी के बिल्कुल साइड में एक फेस एरीज जैसा भी था। अब लेट्स वेट एंड वॉच कि ग्रीक गॉड्स को हमें दिखाया जाता है या नहीं। एंड आई नो कि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी क्रेजी चीज़ें प्रेडिक्ट की है एंड काफ़ी वाइल्ड फैन थ्योरीज दी है, पर अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें हमें दिखाई जाती है मूवी में, तो ये मूवी मार्वल की अब तक की बेस्ट सोलो मूवी होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।